नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं हांगजू में फिर लगा पदकों का शतक। ये आप देख रहे हैं कि चाइना में जो आपके पैरा एशियाई खेल हो रहे हैं ना, उसी में बात हो रही है। और 111 रिकॉर्ड पदक जीते एशियाड के बाद पैरा एशियाई खेलों में भी भारतीय एथलीटों का दबदबा। 29 स्वर्ण पदक भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगजू में अपने नाम की है। इससे पहले 2018 में भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। 72 पदक भारत ने जकार्ता में हुए 2018 पैरा एशियाई खेलों में जीते थे, जो इससे पहले देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और आप लोगों को बता दूं, पैरा जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो विकलांग खिलाड़ियों की बात होती है। जो विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और इसका उद्देश्य यही रहता है कि एशिया के देशों के विकलांग एथलीटों के लिए एक तरह से खेल का आयोजन हो सके। और देखिए 2010 से ये शुरू हुए थे, चाइना से ही शुरू हुए थे। अभी 2022 में आप देख रहे हैं चाइना में हो रहे हैं, 2026 में अगले नगोया जापान में होंगे। और अगर हम लोग एशियाई खेलों की बात करें तो आप देखते हैं कि 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। और अब आप देखेंगे इस बार चाइना में हुए थे, हांगजू में ही। 2026 में आप देखिए नगोया नागोया जापान में होंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नीरज, दिलीप, सतीश ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इन सब खिलाड़ियों के बारे में एक ओवरव्यू जरूर आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। 5वें स्थान पर रहा है भारत, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चीन पहले स्थान पर है, 521 पदक जीते हैं टोटल उसने। तो ये भी आप लोग, ईरान ने 131 जीते, जापान ने आप देखिए 150 जीते, कोरिया ने 103 जीते, भारत ने आप देखिए 111 जीते। लेकिन आपको बता दूं कि स्वर्ण पदक जिसे ज्यादा मिलते हैं ना, वो आगे रहता है। अगले हफ्ते से अब नए ट्रैक पर चलेगी मालगाड़ियां, आप देखेंगे। और आप देखिए मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1337 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। नवंबर के पहले हफ्ते से नए ट्रैक पर आप देखिए मालगाड़ियों का चलना शुरू हो जाएगा। मालगाड़ियां इस ट्रैक पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। जौहर यूनिवर्सिटी के चंदे में भी हुई आयकर जांच। ये आप सभी जानते हैं आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनकी आजकल आप देख रहे हैं बुरी दौर से गुजर रहे हैं। ये ना तो आप देखते हैं लोकसभा के सदस्य हैं, ना ही विधानसभा के सदस्य हैं, और अब आप देखते हैं कि जेल में भी है। तो उन्हीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यूएन में संघर्ष विराम प्रस्ताव से भारत रहा दूर। हमास के आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा नहीं करने की वजह से उठाया है कदम। और प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारतीय प्रतिनिधि बोले, आतंकवाद को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 121 देशों, जिनमें आप देखिए चीन, फ्रांस, रूस व पाक आदि शामिल थे, इन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने विरोध में वोट डाला। भारत समेत 44 देश मतदान से दूर रहे हैं। और संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 88 ने किया मतदान। 2/3 वोट ना मिलने से नहीं हो पाया पास। यूएन में भारत के रुख पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक बात और आप लोगों को बता दें, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। महुआ ने स्वीकारा कि हीरा नंदानी को दिया ये आप देखिए लोकसभा का लॉगिन पासवर्ड। ये तृणमूल कांग्रेस सांसद है ना, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की पार्टी की। ये आप देखते हैं कि उन पर आरोप लग रहे हैं तरह तरह के। जो उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से आप देखते पैसे लेने का आरोप लगा है, सवाल पूछने का उनकी तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मुसलमानों को आत्ममंथन की जरूरत है। ये आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। ये सब आप देखते हैं कि चलती रहती है इनकी बातें। आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी।
केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इटली मूल के भाई बहन को नहीं दिखती मूल मोदी की उपलब्धियां, ये आप देखते हैं होम मिनिस्टर साहब मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। और आप देखते हैं कि राहुल गांधी पर आप देखते हैं एक तंज कसा जा रहा है। पीईटी परीक्षा में धरे गए 38 सॉल्वर, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये आप सभी जानते हैं, जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है कि वो आउट हो गया, या आप देखिए नकलची पकड़े गए। नए पुराने सभी सेक्टरों में बड़े रोजगार के अवसर, मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल तरीके से सौंपा नियुक्ति पद। रोजगार मेले को बताया युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण। मुकेश अंबानी को 24 घंटे में मिली 2 बार जान से मारने की धमकी। पहले ईमेल में 20 करोड़ और दूसरे में 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे आप देखिए। $800 प्रति टन से कम पर नहीं होगा प्याज का निर्यात। केंद्र सरकार ने प्याज के बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है। अब 800 प्रति टन से कम मूल्य पर प्याज का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने बफर स्टॉक के 2 लाख टन प्याज और खरीदने की घोषणा की। देखिए, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। और आप लोगों से कहता हूं कि इकोनॉमी के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए समय रहते हुए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बोलेंगे अंग्रेजी में, छात्र अपनी भाषा में सुनेंगे। स्किल कार्यक्रम के साथ ही पढ़ाई कराना भी हो जाएगा आसान। एआई पासवर्ड स्किल डेवलपमेंट का कमाल, रिलायंस जियो ने लगाई प्रदर्शनी। और आजकल आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात काफी हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, और इससे ऐसा भी संभव हो पा रहा है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। एक तो दिल्ली में 6 दिन बाद फिर बेहद खराब शहरी में हवा हुई। यहां यही देखने को मिलता है आप लोगों को। अमेजोन और विक्रेता कंपनी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा है। आईफोन की जगह साबुन की डिलीवरी करने पर उपभोक्ता आयोग का फैसला। आयोग ने कहा कि अमेजोन के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की गई थी, इसलिए वह भी उत्तरदायी है। एक बात आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोग इस तरह का कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आप उसे वीडियो बना लिया करिएगा, कहीं आपके साथ भी धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके पास एक प्रूफ तो रहे कम से कम। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने जताई विश्व युद्ध की आशंका। ये आप देख रहे हैं उस तरफ रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है, या हमास और आप देखे इजराइल के बीच चल रहा है, तो हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध में बदल जाए ये सब। नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदेगा भारत। रक्षा खरीद परिषद पहले ही दे चुकी है सौदे की मंजूरी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़त सुनिश्चित करना चाहती है सरकार हमारी। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। फ्रांस की सरकार से जो वार्ता हुई है ना, उसी के तहत ही खरीदने की बात हो रही है। पर्सनल लॉ की समीक्षा पर विचार करेगी संसदीय समिति। विधि आयोग इन दिनों समान नागरिक संहिता विचार विमर्श कर रही है। इंटरनेट से सूचना या डाटा चुराना नहीं होगा आसान। इसरो के विज्ञानियों ने क्वांटम कम्युनिकेशन और कोडिंग के जरिए बनाई अलर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी। डाटा चोरी की कोशिश पर तुरंत मिल जाएगी जानकारी। रक्षा समेत अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को मिलेगा इसका लाभ। और आप देखेंगे कि इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। एरिक गारसेटी ने एनजीएस लैब का दौरा किया है। अमेरिकी राजदूत है एरिक गारसेटी ने शुक्रवार को उत्तरी ग्वास जिला अस्पताल का दौरा किया है। G20 सम्मेलन का संदेश देश भर में पहुंचाने के लिए रेल यात्रा शुरू, और 8,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। 10 नवंबर को मुंबई में होगा यात्रा का समापन। G20 के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे G20 को अब G21 कहना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। ग्रुप ऑफ 20 भी इसे आप लोग कहते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। 2008 में पहली बार
राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 सदस्य हो गए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। आईएनएस सुमेधा ने पहले भारत ईयू नौसेना अभ्यास में लिया भाग। ये आप देखिए, आईएनएस सुमेधा ने 24 से 26 अक्टूबर तक पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के वाटर सेस को बताया असंवैधानिक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र सीख बंद करने के निर्देश दिए। हिमाचल सरकार ने 173 प्रोजेक्टों से वाटर सेस वसूलने का लिया था इसमें निर्णय। जल उपकर की बात हो रही है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशिया निदेशक पद के लिए मतदान 1 को होगा। डब्ल्यूएचओ, चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इस तरह के जो भी संगठन है, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। एसबीआई को 75,000 रुपये फसल क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। ये आप देखिए, मामला क्या था। किसान विजेंद्र व नरेंद्र की जिंद के सिवाना माल में जमीन थी। दोनों ने संयुक्त खाते में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से 3 लाख का कर्ज लिया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बाद में एसबीआई में मर्ज हो गया। बैंक ने 27 जुलाई 2016 को 2,537 रुपये धान और 1674.75 रुपये गेहूं की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम लिया। बैंक ने प्रीमियम की रकम को बीमा कंपनी की जिंद शाखा में भेजने के बजाय गलती से सोनीपत शाखा में भेज दिया। बाढ़ के कारण शिकायतकर्ता किसानों को धान की फसल में 29,000 का और गेहूं की फसल में 40,000 रुपये का नुकसान हुआ। बैंक की गलती के कारण कृषि विभाग ने दोनों किसानों के नाम और गांव को भिन्न दर्ज किया और इसके चलते दोनों मुआवजा पाने में से वंचित रह गए। इस आर्थिक नुकसान व मानसिक पीड़ा के चलते दोनों पीड़ितों ने मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की। जिला फोरम ने शिकायतों किसानों की अर्जी स्वीकार करते हुए बैंक को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। और देखिए, आप लोग देखेंगे कि बीमा जब आप लोग करवाते हैं तो बड़े प्यार से करवा लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब देने की बात आती है ना, बीमा क्लेम करने की बात होती है तो आपको 10 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ये आप देखिए, राजनीति की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहे हैं। और बस आप लोगों को याद रखना है कि ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यह सब में DNLA के 181 उग्रवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे। अब आप देखिए, काफ़ी इस तरह के जो संगठन थे वो मुख्य धारा में तो आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये असम आपको देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। ठीक है। ये आज आप देखिए, रविवार विशेष है और आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर भी जुड़ेंगे, तो बातें भी करेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा अपने सवाल लेकर। तो कांच के काम को राम के नाम से मिली नई पहचान।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले। ये सब स्टोरी आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशनल हो सकती है, बड़े बाजार तक पहुंच रही है कला। और आप देखते हैं कि ये कह लीजिए आप लोग आत्मनिर्भर की ओर। ये आपका संपादकीय पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यही रहता है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स में मदद मिलेगी, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे, वहाँ भी मदद मिलेगी, आप लोगों को इंटरव्यू में भी मदद मिलेगी। तो जरूर पढ़ा करिएगा, एक सामान्य जानकारी मिलती है। वायु प्रदूषण से निपटने के आधे अधूरे उपाय। और आप देखते हैं कि इस समय हर साल आप लोग सुनते रहते होंगे वायु प्रदूषण पर चर्चाएं होती रहती है खूब। बरसात समाप्त होते ही उत्तर भारत के साथ मध्य भारत भी वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया और इस बार तो दिल्ली के साथ ही मुंबई भी वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी हर वर्ष ठंड शुरू होते ही देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट का रूप ले लेता है। चूंकि ऐसा वर्षों से होता चला आ रहा है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि वायु प्रदूषण के कारणों का निवारण करने के मामले में केवल कोरे वादे किए जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में भी उत्तर एवं मध्य भारत के लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का इसी तरह सामना करना होगा। वायु प्रदूषण महानगरों को इसलिए अधिक चपेट में लेता है क्योंकि वहां कहीं अधिक सघन आबादी होती है। कई महानगर ऐसे हैं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व मानकों से कहीं अधिक है। लोगों के आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण वाहनों और विशेष रूप से कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और आप देखिए, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण को बढ़ाने का ही काम करता है। चूंकि बड़े शहरों में सड़कों का जाम और अतिक्रमण के चलते वाहन रेंगते हुए चलते हैं, इसलिए उनसे उत्सर्जन भी अधिक होता है। अनेक शहरों में तो 2-3 किलोमीटर का सफर तय करने में आप देखिए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। वैसे तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की बहुतायत है। और आप देखिए, वाहन तय गति से चले, इसके लिए सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के साथ ही उनकी चौड़ाई भी बढ़ानी होगी। लेकिन सरकारें और उनकी एजेंसियां यह काम करने में नाकाम है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ने के स्थान पर फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते पैदल यात्रियों को भी सड़कों पर ही चलना पड़ता है। एक अरसे से यह कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां सड़कों पर अतिक्रमण अथवा वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण यातायात सुगमता से नहीं चलता है। लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में यह काम भी नहीं हो पा रहा है। यदि कभी सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त किया भी जाता है तो 2-4 दिन में वह फिर से कायम हो जाता है। यही स्थिति सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग के मामले में भी देखने को मिलती है। यह ठीक है कि खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन अनेक घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए कोयले, उपलों या फिर लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी वायुमंडल को विषाक्त करती है। सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि सड़कों की धूल वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, लेकिन इस कारण का भी निवारण नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने और उन्हें वैक्यूम क्लीनर से साफ करने के तमाम दावों के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पाद वाला है। आमतौर पर सफाई कर्मी सड़कों की धूल को झाड़ू से हटाते हैं, इस क्रम में वह उड़कर वायुमंडल का हिस्सा भी बनती है। और एक समस्या यह भी कि तमाम सड़कें ऐसी हैं जिन पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल संभव नहीं है। वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण खेतों में फसलों के अवशेष यानी कि पराली जलाने हैं और किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन वे खोखले ही सिद्ध होते हैं। एक समय मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पराली जलाई जाती थी, लेकिन अब वह अन्य राज्यों में भी जलाई जाती है। और जहां राज्य सरकारें पराली को जलाए जाने से रोकने के ठोस उपाय नहीं कर पा रही हैं, वहीं किसान भी यह जानते भी उसे जलाते हैं कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पराली को जलाने से रोकने के लिए जो कदम 1 दशक पहले उठाए जाने चाहिए थे, वे अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं उठाए जा सके। यह ठीक है कि जब दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के साथ अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती है, लेकिन उनकी सक्रियता दिल्ली के प्रदूषण के मामले में ही अधिक देखने को मिलती है। जबकि सर्दियों में वायु प्रदूषण देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। दम घुट्टू वायु प्रदूषण से छुटकारा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सर्दियां शुरू होने
पर ही उससे निपटने के लिए कदम उठाने शुरू किए जाते हैं। एक कदम भी आधे अधूरे ही होते हैं। कम से कम अब तो यह समझा ही जाना चाहिए कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए सतत उपाय करने की जरूरत है। जब वर्ष भर प्रदूषण के कारणों का निवारण करने की प्रयत्न होंगे, तभी आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर चेतेगी। चूंकि सरकारें 7-8 माह प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करती हैं, इसलिए औसत नागरिक यही मानकर चलते हैं कि समस्या से निपटना सरकार और उसकी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। वास्तव में इसी कारण प्रदूषण रोधी उपायों को अमल में लाना आम जनता की आदत का हिस्सा नहीं बन पा रहा। वायु प्रदूषण के पीछे अनियोजित विकास और जनता की नासमझी भी एक बड़ा कारण है। लोग यह जानते हैं कि पत्तियों और कूड़ा करकट जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, फिर भी अनेक लोग ऐसा करते हैं। एक ऐसे समय जब भारत की आर्थिक स्थिति लगातार बेहद बेहतर हो रही है, तब वायु प्रदूषण दूर करने के उपायों को अमल में लाने के लिए धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति आसानी से की जा सकती है। लेकिन बात तब बनेगी जब इस गंभीर समस्या से निपटने की इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी। निसंदेह सरकार जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, पर प्रतिबद्धता अभी वांछित नतीजे नहीं दे पा रही है। अच्छा होगा कि सरकारें और उनकी विभिन्न एजेंसियां वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान को समझें और उसे दूर करने के लिए मिलकर ठोस उपाय करें, और इन उपायों को जनता का सहयोग मिलना भी आवश्यक है। यहाँ देखिए, अगर एनजीटी की बात हुई है, एनजीटी की बात करें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात हो रही। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, माफ चाहता हूँ 2010 में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखिए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हल्के में ना ले श्वान प्रेमियों को। एक और लोग कुत्तों के काटने से परेशान है और दूसरी कुत्ता चोरी के मामले भी बढ़ रहे हैं। हास्य व्यंग्य कसा जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी देख लीजिए। ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। संयुक्त अरब ये प्रतिशत में संयुक्त अरब अमीरात से 7.28, सऊदी अरब से 4.53, इराक से 3.18, कतर से 1.61, कुवैत से 1.19, ओमान से 1.06, बहरीन से 0.17। अध्यात्म संचेतना आत्मा एवं परमात्मा संबंधी तत्वज्ञान अध्यात्म कहलाता है। इसलिए अध्यात्म व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों से पृथक होता है। आध्यात्मिकता की पहचान के लिए आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को जानना जरूरी है। चलिए देख लिया करिएगा। एक पक्षीय प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को थामने के लिए लाए गए प्रस्तावों से भारत ने दूरी बनाकर बिल्कुल सही किया। भले ही जॉर्डन की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव में मानवीय आधार पर गाजा में संघर्ष विराम की अपील की गई है, लेकिन उसने ना तो इजरायल पर हमास के बर्बर हमले का कोई उल्लेख किया है, न ही उसके आतंकियों की ओर से 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाने का। आखिर ऐसे किसी प्रस्ताव को मानवीय आधार पर कैसे कहा जा सकता है जिससे 1400 से अधिक निहत्थे लोगों की बर्बर तरीके से हत्या करने वालों की निंदा करने से बचा गया हो। इस तथ्य को ओझल कर दिया गया हो कि इजरायल के साथ कुछ और देशों के 200 से अधिक लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया है, और इन बंधकों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। हमास के आतंकी इस बंधक बनाए गए लोगों की आड़ लेकर इजरायल में रॉकेट दागने में लगे हुए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव में हमास के हमले का उल्लेख करने का आग्रह किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है, और इन स्थितियों में भारत के समक्ष यही एक विकल्प शेष रह गया था कि वह इस एक पक्षीय प्रस्ताव से दूरी रहे। भारत के साथ 44 देशों ने उक्त प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया है। 14 देशों ने उसके विरोध में मतदान किया। चूंकि 121 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इसलिए वह पारित तो हो गया है, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह एक निरर्थक और निष्प्रभावी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव यही बयान कर रहा है कि किस तरह से कई बार बहुमत गलत साबित होता है, या फिर आप देखिए नीर छीर विवेक का उपयोग नहीं करता है। आखिर जिस मानवीय आधार पर संघर्ष विराम रोकने का आग्रह किया गया है, उसी मानवीय आधार पर हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील क्यों नहीं की जा सकी? क्या बंधक बनाए लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं है? यह दुर्भाग्य की बात है कि जब सभी को की सहमति से एक संतुलित प्रस्ताव लाकर उसे सार्थक बनाया जा सकता है, तब एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जो समस्या के समाधान में सहायक नहीं साबित होने वाला है। यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उक्त प्रस्ताव से भारत के दूरी बनाने पर हैरानी क्यों हो रही है। क्या वह इससे अनजान है कि भारत किस तरह हमास तरीके आतंकी समूह के हमलों का शिकार होता रहा है? निसंदेह उससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर जो भीषण हमला किया वो मुंबई में हुए आतंकी हमले की याद दिलाता है। हमास के हमले का जिक्र न करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने का मतलब होता जानबूझकर आतंकवाद की अनदेखी करना। मतदाता सूची पुनरीक्षण
अनुभव बुरा हो तो भी भविष्य के लिए कोई ना कोई अच्छा सबक देता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय के चुनाव में अनुभव रहा है कि जब लोग मतदान के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके नाम मतदाता सूची से गायब थे। चलिए आप देखते हैं कि चुनाव के पहले जुड़ते रहते कटते रहते हैं। वायुमंडल में धातुओं का प्रवेश। तो लगभग 2 सदी से पृथ्वी की सतह पर मनुष्य की गतिविधियां वायुमंडल को बदल रही हैं, लेकिन अब हमें इससे बाहरी अंतरिक्ष से भी बदल रहे हैं। और विज्ञानियों ने हाल ही में पृथ्वी के समताप मंडल में कुछ धातुओं के निशान पाए हैं। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जहां ओजोन पाई जाती है। उल्काएं इस परत में दाखिल होकर आग के गोलों में तब्दील हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि धातुओं का प्रदूषण अंतरिक्ष में यानों से आया है। और प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां समताप मंडल में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। विज्ञानियों ने कहा है कि हम अभी ओजोन परत पर इन कणों के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि मनुष्य को खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाने में ओजोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर अंतरिक्ष मिशन की योजनाकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष का मलबा जमीन पर ना गिरे, क्योंकि यह लोगों या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस शोध से पता चलता है कि समताप मंडल में जो कुछ भी वाष्पित होता है वह हमें प्रभावित कर सकता है। वह सामग्री कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि वह समताप मंडल में मौजूद है। हम इस मानव निर्मित सामग्री को उस क्षेत्र में पा रहे हैं जिसे हम वायुमंडल का एक स्वच्छ क्षेत्र मानते हैं। अनुसंधान दल ने विशेष विमानों से अमेरिकी महाद्वीप के ऊपरी समताप मंडल में उड़ान भरी। ये विमान उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नासा के ER-2 और W57 विमान लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जो सामान्यतः यात्री जेट की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। इन विमानों के उपकरणों से ने समताप मंडल के भीतर भारी धातुओं नाइओबियम हैफनियम के निशान दर्ज किए हैं। ये तथ्य स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर रॉकेट और अंतरिक्ष यान के कवच में किया जाता है। टीम ने इसके अलावा तांबा, लिथियम, एल्यूमिनियम और सीसा सहित 20 से अधिक धातुओं की अपेक्षा से अधिक मात्रा मापी है। समताप मंडल में लगभग 10% एरोसोल कणों में धातुएं होती हैं, और समताप मंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो पुराने अंतरिक्ष यान की धातुओं से जुड़ी जाती हैं। और उन धातुओं की उपस्थिति समताप मंडल के रसायन विज्ञान को बदल सकती है। ऊंचाई पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी प्रकाश के मुड़ने के तरीके, गर्मी के स्थानांतरण या फिर बर्फ के क्रिस्टल के बढ़ने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। या आप देखिए छोटे छोटे यहाँ भी कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा आप लोग। मनोरंजन का कारोबार या एजेंडा सेटिंग। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर नित्य नई वेब सीरीज बन रही है, परंतु मनोरंजन का यह कारोबार किस प्रकार से एजेंडा सेटिंग काम कर रहा है, इसे भी समझा जाना चाहिए। संभवतः यही कारण है कि इन्हें भी नियमन के दायरे में लाने की चर्चा लंबे समय से की जा रही है। बीते दिनों OTT उद्योग के स्वनियमन की बात की गई थी, किंतु उनका कोई असर दिख नहीं रहा है। ऐसे में सरकार को स्वयं इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। उफ, ये यूट्यूबर खरी देखिए तंज कसा जाता है। भारत ब्रिटेन संबंधों का आलोटफेर। ये किताबें आपको लेना हो तो पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। राजधर्म के पालन का दृष्टांत। पुस्तक में वर्णित घटनाएं बेशक सदियों पुरानी है, परंतु इसमें वर्तमान की झलक देते हुए लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों से कोई छेड़छाड़ी नहीं की। लेखक ने चाणक्य के साथ न्याय करने का भरपूर प्रयास भी किया है। ये आप देखिए इकोनॉमी की खबरें हैं। बिजनेस, सीमा पार व्यापार आसान बनाए सभी सरकार। जापान के ओसाका में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय पीयूष मंत्री। हमारे G7 के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार आपने देखा है इसके बारे में चर्चा में बना रहता है। ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसमें आप देखिए कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतर सरकारी संगठन है ये, ठीक है। गठन इसका आप देखते हैं 25 मार्च 1973 में लाइब्रेरी समूह के रूप में हुई थी। 15 नवंबर 1975 में प्रथम G6 शिखर सम्मेलन हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा कोयला। कीमत बढ़ाकर छूट दे रही है ई-कॉमर्स कंपनी। यह सतर्क रहने का समय है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो। NTPC को 4,726 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। 13,000 करोड़ से क्षमता बढ़ाएगी अल्ट्राटेक सीमेंट। दिसंबर में 4G सेवा लॉन्च करेगी BSNL। अब आप देखिए बाकी 5G पे पहुंच चुकी है, अभी BSNL 4G पर है। पंजाब में 200 साइट्स से होगी नई सेवा की शुरुआत। अगले वर्ष जून से पूरे देश में मिलेगा 4G नेटवर्क। ये डॉक्टर ने HIV संक्रमित को जड़े थप्पड़। देखिए इंदौर की बात हो रही है।
जेंडर चेंज करा, पुरुष बने शरद ने सविता से की सगाई। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, समलैंगिकता की विवाह की बातें हो रही है, वो आप देखते हैं इस तरह के कई मामले आ रहे हैं। ये आप देखें वही इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, गुलाम जम्मू कश्मीर में उग्र हो चला है पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन। ये आप देखिए, ये आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान कब्जा किए हुए हमारा क्षेत्र है। पाकिस्तान में कार्रवाई के चलते स्वदेश लौट रहे अफगान नागरिक, यूएन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। कजाकिस्तान में आर्सेलर मित्तल की कोयला खदान में आग से 32 कामगारों की मौत हुई है। गूगल ने दबदबा बनाए रखने 2021 में खर्च किए 2630 करोड़ डॉलर। देखिए, बाइडेन चिनपिंग अगले महीने एपेक सम्मेलन में मिलने पर सहमत हुए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, और आप देख रहे हैं कि अब देखते हैं क्या होता है अंतिम। हम तो फाइनल देखेंगे। आप लोगों को अगर दिलचस्पी है, वनडे के विश्व कप हो रहा है ना, तो आप तो एक एक गेंद भी देखते होंगे। निशानेबाज मनु भाकर ने प्राप्त किया 11वां ओलंपिक कोटा। महाराष्ट्र राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष पर पहुंच चुका है। मलखंब और पेंटाथलान में सुपड़ा साफ करके महाराष्ट्र ने शनिवार को 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हरियाणा और गत चैंपियन सेना खेल संवर्धन बोर्ड पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने की बढ़त बना ली है। चलिए, ये आप देखिए इंदेश कुमार का आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दोनों बाजू नहीं, हौसले और हिम्मत से जीत ली दुनिया। आतंक का गढ़ रहे किश्तवाड़ के लुई धार की रहने वाली और पैरों से तीरंदाजी करने वाली शीतल ने पैरा एशियाई खेलों में जीता सोना। आप लोगों को बता रहा हूं ना, आप ये मत सोचिए कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं, बुरी स्थिति है। आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जब तक आपके दो हाथ हैं सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, आप बोल पाते हैं, आप चल पाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। छोटे कदमों के आगे झुकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। 9 साल की तेना आप देखिए 17,598 फीट की ऊंचाई पर चढ़ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची, फहराया झंडा। आप देखेंगे 11 दिन में 130 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की है। मौसम के साथ साथ पहाड़ी बीमारियों से जूझ कर आगे बढ़ी हैं। और आप देखिए झारखंड की 9 साल की तेना बुधिया है। समझिए आप लोग, हौसले चाहिए। देखिए, अपना भोजन खुद उगाने की कला सीख रहे हैं जॉर्ज। 12 फूड फॉरेस्ट तैयार कर दिए हैं। और आप देखिए यह अब तक मुंबई शहर के बीचों बीच है। 15 से 30 हजार रुपये की लागत में तैयार हो जाता है एक फूड फॉरेस्ट। ये पर्यावरण प्रेमी है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। माराय रेल सुरंग की ओर सार्वजनिक यात्रा के लिए खोला गया। 2013 में आज ही तुर्की में बॉस्फोरस जल डमरू के नीचे मारमाराय ये रेल सुरंग को सार्वजनिक यात्रा के लिए खोला गया था। यह 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाली दुनिया की पहली समुद्री और सबसे गहरी सुरंग है। सुरंग का समुद्री भाग 1387 मीटर लंबा और समुद्री तल से 60 मीटर नीचे है। उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन से हुई 10,000 से अधिक की मौत। और 1999 में आज ही के दिन सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में भयंकर तबाही मचाई थी। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान में हवा की गति 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इससे आप देखिए 10,000 से अधिक की मौतें हुई थी। बाढ़ के प्रभाव में कई गांव पूरी तरह से बह गए थे और इसे भारत का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह का जन्म 1985 में आज ही के हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। बचपन से ही मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। 1997 में आप देखिए अपने पहले सब जूनियर नेशनल में रजत पदक जीता। 2003 में एफओ एशियाई खेल में से जूनियर मुक्केबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। 2004 में एथेंस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की। 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। तो दिल पर भारी पड़ सकता है सप्ताह में 70 घंटे काम। डॉक्टर बोले कार के अधिक घंटों की वजह से युवाओं की बड़ा हार्ट अटैक। परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं लोग, इसलिए बढ़ रहे हैं ऑटिस्ट
ऑटिस्टिक बच्चे, ये आप लोग देखेंगे कि आजकल कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहा है। बिना मार कर देख सकेंगे कैंसर कोशिकाओं की संरचना, लाइव इमेजिंग से होगी सुविधा। आईआईटी बीएचयू में तैयार हुआ देश का पहला पोलराइजेशन डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोप। पेट से लेकर जांग तक फैले 10 किलो के ट्यूमर को निकाला गया राजस्थान के जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड शुगर नियंत्रित करने में हो सकता है, ऐसा एक अनुसंधान कह रहा है। ये अधिक वजन की वजह से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बढ़ रही। इसे कम करने में व्यायाम उपवास के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग समय प्रतिबंधित आहार लाभदायक साबित हो सकता है। जब खिलौनों को पुलिस ने समझा मानव अवशेष। वॉशिंगटन अमेरिका में जीवाश्म ईंधन का विरोध। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में शनिवार को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जीवाश्म ईंधन के विरोध में मौजूद जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए कार्यकर्ता जीवाश्म से दूर न्याय की ओर लिखा बैनर लिए हुए थे और यह भी बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से आप देखते हैं कि बलपूर्वक हटा दिया। पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ लिया करिएगा पढ़ना हुआ तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।